हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपको कूलॉम्स लॉ करवाया था। तो कूलॉम्स लॉ से मैंने क्या बताया था आपको कि अगर हमारे पास कोई भी दो चार्जेस हैं तो उन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसका अमाउंट क्या था, के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अब इसी यहाँ जो हमने कूलॉम्स लॉ से अमाउंट ऑफ चार्जेस निकाला था, इसी को थोड़ा हम स्टडी करते हैं। कल मैंने आपको बताई थी के की न्यूमेरिक वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अब ये वैल्यू के की जो है वो कहाँ से आती है? के हमारा क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। कल मैंने आपको ये डिफाइन किया था कि एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू भी मैंने बताई थी आपको 8.85 × 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, सॉरी पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। आप इस वैल्यू को उठा के जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको के की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी, 4, पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की जगह आप पुट कर देंगे 8.85 × 10⁻⁻12। तो आपको यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो ये वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। क्योंकि ये वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर में है, जब ये ऊपर जाएगी तो यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी चेंज हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आपको मिल रही है, के की वैल्यू मिल रही है यहाँ से। जब आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, और कल बताया था मैंने कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब आपको परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है वो डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होगा एप्सिलॉन की वैल्यू। और उससे हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे अब फोर्स को, जैसे हमने कल रिलेट किया था कि फोर्स वैक्यूम में और फोर्स मीडियम में, दोनों में अगर हम दो चार्जेस को वैक्यूम में रख देते हैं तब कितना फोर्स लगता है, और उन्हीं दो चार्जेस को किसी मीडियम के क्रॉस में रख देते हैं तब कितना फोर्स लगता है। और उसी फोर्सेस का अब हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे कि जो फोर्स लग रहा है हमारा, कौन सा फोर्स ज्यादा लगता है। हम यहाँ देखेंगे कि जब हम किसी दो चार्ज को किसी मीडियम में प्लेस कर देते हैं तो वहां जो फोर्स लग रहा होता है उसका अमाउंट जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू दो चार्ज को जब हम वैक्यूम में प्लेस करते हैं उसमें लगने वाले फोर्स के। वो कैसे होता है, कल मैंने आपको ये चीज डिफाइन की थी। अगेन मैं थोड़ा सा इसको इलेबरेट करके बता रही हूँ। के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट आ गया, Q1 Q2 R स्क्वायर। यहाँ पे F जो है वो एप्सिलॉन से क्या है, इनवर्सली डिपेंड कर रहा है ये एप्सिलॉन के। तो अगर हम यहाँ देखें ये वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट पे, और यही चीज मीडियम में क्या हो जाएगा, इसमें 1/एप्सिलॉन m पे सिमिलर वे में होगा। और सारे टर्म तो सेम 1/4 Q1 Q2 R स्क्वायर दोनों के लिए क्या है, सेम होंगे। तो अगर मैं इस वाले को इससे डिवाइड कर देती हूँ, F वैक्यूम बाई F मीडियम निकालती हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे वैक्यूम है तो मीडियम वाला टर्म आएगा, और यहाँ पे मीडियम है तो कौन सा वाला टर्म आएगा, वैक्यूम वाला एप्सिलॉन नॉट। और इसका जो रेशियो होगा उस रेशियो को हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसको डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट। कल हमने यहीं पे एंड किया था, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इसको, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज को। जरा देखिए यहाँ पे F यहाँ पे क्या है, मेरा वैक्यूम का है, ये किसका है, मीडियम का है। दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। अगर मुझे मीडियम में मान लीजिए दो चार्जेस मुझे गिवन है, सब कुछ गिवन है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स गिवन है कि अगर वो वैक्यूम में है तो इतना फोर्स लग रहा है, और अब जिस मीडियम में हमने उसको प्लेस किया उस मीडियम का एप्सिलॉन की वैल्यू मुझे गिवन है। तो मेरे को यहाँ पे निकालना होगा कि दोनों के बीच में जो है वो फोर्स कितना लगेगा अगर हम उसको किसी पर्टिकुलर मीडियम में उसको प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं, F/एप्सिलॉन R Fm। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है, जब हम उन्हीं दो चार्ज को किसी मीडियम में रखते हैं तब उनके बीच में कितना फोर्स लगता है। पहले वैक्यूम में कितना लग रहा था, फिर मीडियम में कितना लगता है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू से, रिलेटिव परमिटिविटी से हम क्या निकाल सकते हैं, दो चार्जेस को डिफरेंट मीडियम में रखने पे हम निकाल सकते हैं कि उनका रेशियो क्या होगा,
कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, इस टाइप से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा कूलम्ब्स के बाद हम डिफाइन कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ चार्ज को। कैसे हम यूनिट्स ऑफ चार्ज में 1 कूलम्ब चार्ज जो है यूनिट होती है 1 कूलम्ब चार्ज की जो यूनिट है वो है कूलम्ब। तो हम 1 कूलम्ब चार्ज को भी डिफाइन करेंगे कि 1 कूलम्ब चार्ज को हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसकी हमें क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी। एक बार इसको आप देख लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से कि इसमें क्या क्या चीजें समझाई गई हैं। आज के की वैल्यू बताई है मैंने कि 9 × 10⁻⁹ कहाँ से आ रहा है ये आपका। फिर परमिटिविटी का मैंने सिग्निफिकेंस बताया है कि ये एक्चुअल में हमें क्या बताता है कि फोर्स। सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बताता है, कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है, अमाउंट ऑफ फोर्स बताता है। हमें ये पहले से ही पता था कि चार्ज की भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं उसका अमाउंट ऑफ फोर्स क्या होगा, उन चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसका अमाउंट क्या होगा। फिर उसके बाद हमने उसको और थोड़ा सा आगे इलैबोरेट किया तो हमें ये पता चला कि अगर हम उसी चार्जेस को मीडियम चेंज करते जाते हैं तो फोर्स पे क्या कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो इसके बाद हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ चार्जेस को। यहां देखिए जरा कूलम्ब्स लॉ से क्या है हमारे पास F(k)Q1 Q2 बाय r²। मुझे यहाँ 1 कूलम्ब चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, Q1 = Q2 = Q एज्यूम करूंगी कि मेरे दोनों चार्जेस इक्वल हैं, इक्वल साइन के हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड भी कितना है, Q है। दोनों के बीच में लगने वाला जो डिस्टेंस है, बीच का जो डिस्टेंस है वो r क्या है, 1 मीटर लेके चल रही हूँ मैं। मेरे पास जो ये फोर्स है उसकी वैल्यू लेके चल रही हूँ मैं कितनी। अगर मैं इसको यूनिट प्लेस कर देती हूँ, ऐसा यूनिट के टर्म में मैं निकाल रही हूँ, इसको 1 पुट कर देती हूँ तो F किसके बराबर आएगा, बेसिकली मेरा K के बराबर आएगा। तो अब मुझे 1 कूलम्ब चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो F को भी मैं क्या लेके चलूंगी, K की वैल्यू के बाद 9 × 10⁹ न्यूटन लेके चल रही हूँ मैं। यहाँ पे K की वैल्यू हमें पता ही है, इन सारी वैल्यूज को उठा के हम कहाँ पुट करने वाले हैं, यहाँ पे, और वहां से हम निकालने वाले हैं Q की वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगा हमारा F 9 × 10⁹, K की वैल्यू हमें नोन है 9 × 10⁹, Q की जगह आ जाएगा Q² क्योंकि ये दोनों ही Q हो जाएंगे, अपॉन में R की जगह 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। यहाँ से हमारी ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो Q² कितना आ जाएगा आपका 1, Q क्या आ जाएगा ±1 कूलम्ब, ±1 कूलम्ब। तो यहाँ से अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो डिफाइन क्या कर सकती हूँ मैंने यहाँ पे क्या लिया है कि Q1 Q2 मेरे सिमिलर चार्ज हैं बाय मैग्नीट्यूड बाय साइन। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब सेम साइन के हम लेके चल रहे हैं तो हमें नोन है, लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि अगर सेम साइन के हैं तो वहां पे जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो सिमिलर वे में अभी हमारे पास या तो ये दोनों चार्जेस प्लस के हो सकते हैं या ये दोनों चार्जेस माइनस के हो सकते हैं। इन दोनों ही केसेस में हम यहाँ देखेंगे डिफाइन करने के लिए 1 कूलम्ब चार्ज को कि अगर हम दो चार्जेस, दो प्लस के चार्जेस या फिर दो माइनस के सिमिलर चार्जेस को लेते हैं और उनके बीच यूनिट डिस्टेंस रखते हैं तो यहाँ पे 1 कूलम्ब चार्ज इतना चार्ज होगा कि दो इक्वल सेम नेचर के चार्जेस को वो रिपेल कर रहा होगा विद इन फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन से। इतने फोर्स से वो क्या कर रहा होगा, इन दोनों चार्जेस को रिपेल कर रहा होगा जब ये किस में प्लेस्ड होंगे, वैक्यूम में प्लेस्ड होंगे और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1 मीटर होगा। तो अगर आपको 1 कूलम्ब चार्ज डिफाइन करने के लिए आता है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 कूलम्ब चार्ज इज दैट मच चार्ज विच रिपेल two equal same nature charges with the force of 9 × 10⁹ Newton when it is placed in vacuum at the distance of 1 meter apart। ठीक है, तो यहां से आप 1 कूलम्ब चार्ज को डिफाइन कर देते हैं। इसके बाद हम कूलम्ब्स के बेसिस पे कूलम्ब्स लॉ जो हमने अभी तक स्टडी किया उसके कंसेप्ट को और भी ज्यादा क्लियर करने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं सो दैट कि हमें ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए।
हम ये देखेंगे यहाँ न्यूमेरिकल्स, दो न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं। विच इज बिगर, अ कूलम और अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। विच इज बिगर, हमें निकालना है कि कौन सा बिगर होगा, हमारे पास अमाउंट जाएगा, एक कूलम चार्ज आएगा बिगर, या फिर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कौन सा इनमें से ज्यादा क्वांटिटी होगी वो फाइंड आउट करना है। फिर हमें निकालना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा फ्रॉम वन कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम चार्ज में कितना हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होंगे। तो हम इसे फाइंड करने के लिए यहाँ देखते हैं, इसके डिफाइन करने के लिए कि हमने पढ़ा था कि चार्ज की जो प्रॉपर्टी है उसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके बेसिस पे हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे कि Q इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, NE, वेयर Q क्या है आपका जो भी चार्ज की वैल्यू गिवन है, N क्या है आपका इंटीग्रल नंबर है, E क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो यहाँ से अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निकालना है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन वन कूलम, तो मुझे Q की वैल्यू कितनी रखनी होगी, 1 कूलम, ये हमें गिवन है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो जब आप ये यहाँ पे प्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻19। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ से 1/1.6 डिवाइड करके आप देख लेना एक बार, 0.625 इंटू 10⁻19 नंबर जो है आपको n की वैल्यू मिलेगी। यहाँ से जो आपको n की वैल्यू ये मिल रही है, ये जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है ये, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर है, 0 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ पे 1 कूलम, न्यूमरेटर जो है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। यानी कि पहले का आंसर क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट पार्ट है इसका कि विच इज बिगर, अ कूलम और अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा बिगर होगा इसमें से 1 कूलम, एक कूलम चार्ज जो है वो यहाँ बिगर है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की, इसलिए हमें नंबर जो है यहाँ पे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव में 0 से ज्यादा मिल रहा है ये हमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इनकी n की वैल्यू पूछी थी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आते हैं। तो कितने आते हैं 0.625 इंटू 10⁻19। ठीक है, गॉट इट। इसे आप नोट डाउन कर लेना साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस। हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, तो हमारे पास दो चार्जेस हैं जो बिल्कुल सेम नेचर के हैं, सिमिलर हैं और इक्वल हैं। ठीक है, केप्ट 3 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा Q1, इसको भी Q प्लेस करेंगे, यहाँ पे भी Q, और इनके बीच का सेपरेशन है 3 सेंटीमीटर। उसके आगे है कि इन एयर में है, तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन ये नोट लेके चलेंगे। रिपेल ईच अदर, ऑब्वियसली रिपेल करेगा क्योंकि इक्वल एंड सिमिलर है, दोनों सेम साइन के हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपेल कर रहा होगा विद ए फोर्स इक्विवेलेंट टू 4.5 kgf, किलोग्राम फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है 4.5 kgf, ये f की यूनिट है हमारे पास। ठीक है, जैसे न्यूटन है वैसे ये है हमारा, क्योंकि F क्या होता है आपका MA के भी बराबर होता है, वेट के भी बराबर होता है। तो यहाँ पे kg F के टर्म में हमने फोर्स को ले रखा है 4.5 kgf। तो यहाँ से कितना आ रहा है आपका, दो चार्जेस हैं इक्वल, आपको जो जो समझ आया, और उनके बीच का सेपरेशन गिवन है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स गिवन है। आपको ये पता है कि वो किस में है, एयर मीडियम में है। मीडियम क्या ले रखा है हमने, एयर ले रखा है। हमें निकालना है फाइंड चार्ज इन कूलम, हमें इस Q की वैल्यू किसके टर्म में निकालनी है, कूलम्स के टर्म में निकालनी है इसकी न्यूमेरिक वैल्यू को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बाय कूलम्स लॉ हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाय कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R²। हम डायरेक्ट K की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि एयर मीडियम के लिए है। F की वैल्यू हमें गिवन है 4.5, ऐसा यूनिट ही है ये। K क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9। Q1 Q2 की जगह Q आ जाएगा, Q² हो जाएगा ये। और R की जगह, R यहाँ पे दे रखा है 3 सेंटीमीटर, हमें उसे किस में चेंज करना होगा, मीटर में, ऐसा यूनिट के टर्म में। तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁻² मीटर, यही होगा।
तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -2 का, या अब हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, क्यू स्क्वायर की वैल्यू। ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। कितनी आ जाएगी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4.5 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर अपॉन में 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4.5 इंटू 10 की पावर -4। 9 से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है ये, और ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 9। ठीक है, इसको जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.5, 9 को ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर -9 और 4 कितना हो जाएगा 13। ये आ रही है आपकी क्यू स्क्वायर की वैल्यू। जब आप इसमें क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो इसका क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, तो ये आपको किसकी वैल्यू दे देगा, क्यू की वैल्यू दे देगा। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। किसके टर्म में मिलेगी, कूलम्ब के आगे बनता है यहाँ पे, टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस ले लिया। कैप्ची सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा कि एसआई यूनिट में निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सीजीएस से एसआई में चेंज करना होगा, सेंटीमीटर टू मीटर चेंज करना होगा। उसके बाद इन्होंने बोला है एयर मीडियम के लिए, तो एयर मीडियम के लिए हमने के की डायरेक्ट वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्योंकि हमने इसमें एप्सिलॉन नोट की वैल्यू वही लगाई थी जो एयर के लिए होती है, विद ए फोर्स इक्विवेलेंट ये दे रखा है हमें चार्ज इन कूलम्ब निकालना था। गॉट इट, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसे नोट डाउन कर ले एक बार। आपके पास ये न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज स्फेयर, दो चार्ज स्फेयर के बीच में कितना फोर्स होगा, हैविंग चार्ज दिस एंड दिस प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्या क्या हमें गिवन है। हमें दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड गिवन है, Q1 गिवन है आपको 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम्ब, Q2 गिवन है आपको 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम्ब। प्लेस 30 सेंटीमीटर, दो चार्जेस हैं आपके Q1 एंड Q2 और उनके बीच का सेपरेशन अभी गिवन है आपको 30 सेंटीमीटर। लास्ट न्यूमेरिकल में बताया था आपको ऐसा यूनिट पे चेंज करना होगा, तो 30 सेंटीमीटर को आप यहाँ पे किस में चेंज कर देंगे, मीटर के टर्म में, तो कितना आ जाएगा 0.30 मीटर। और इन एयर है तो आप के की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है इन दोनों चार्जेस के बीच में। तो F क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, K की वैल्यू आप 9 इंटू 10 की पावर 9 लगा दें। Q1 आपको गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -7, Q2 गिवन है आपको 3 इंटू 10 की पावर -7, और R गिवन है आपको कितना 0.30 का स्क्वायर। आर स्क्वायर करके आप यहाँ से इजिली कैंसिल आउट करके जो भी कैंसिल आउट होते हैं न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि एफ की वैल्यू क्या है। अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाए चीजों को, कंसेप्ट को समझ पाए, तो कूलम्ब लॉ क्या बता रहा है, हर बार आपको अमाउंट बता रहा है कि दो चार्जेस के बीच में उनकी अलग अलग कंडीशंस दे रहा है आपको कि दोनों के बीच का फोर्स ये है, अगर वो इसमें इतने डिस्टेंस पे है, उतने चार्जेस के साथ हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना होगा, चार्ज को निकालना होगा, या फिर आपको क्यू की वैल्यू पूछ सकते हैं या आर की वैल्यू, डिपेंडिंग ऑन कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या क्या पूछा है आपसे। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू निकाल लीजिएगा। एफ की वैल्यू न्यूटन के टर्म में आएगी, न्यूटन ऐसा यूनिट यूज करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ गिवन है आपको अ पॉलीथीन इज रब्ड विद अ होल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम्ब। तो पॉलीथीन को जब रब किया गया है वूल के साथ तो आपको क्या मिल रहा है, चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है, Q -3.2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम्ब। तो Q की वैल्यू आपको मिल रही है -3.2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम्ब। आपको यहाँ पे निकालना है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू आपको निकालना है कि कितनी n की वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफर हुई है। तो क्वांटाइजेशन से हमने क्या पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, NE के बराबर होता है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, Q अपॉन में E। Q क्या है आपको गिवन -3.2 इंटू 10 की पावर -7, और E कितना गिवन है आपको, E पता है आपको क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 16 2 जा 32, यह आ जाएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर -7, 10 की पावर
प्लस 19 कितना हो जाएगा ये आपका 2 इंटू 10 की पावर 19 में 7 या 12। ठीक है, तो n की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हुए हैं यहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए हैं ये आपके, जब आपने पॉलीथीन को किससे रब किया था, वूल से रब किया था। और यहाँ पे आपको पता है कि जो आपने रब करने के बाद जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका जो ट्रांसफर हुआ है वो कितना है 2 इंटू 10 की पावर 12। ये एक इंटीजर वैल्यू है, ये आपका किसी भी पॉइंट के टर्म में नहीं आ रहा है, इंटीग्रल वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पे। इसके बाद हम कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं, उसके बाद हम कंसेप्ट की तरफ स्विच करेंगे। तो गिवन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज डबल, अगर हमारे पास जो दो चार्ज गिवन है Q1 एंड Q2, इनके बीच का जो डिस्टेंस R था, अब उसको हम क्या करते हैं डबल कर देते हैं, 2R कर देते हैं, देन द फोर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, बहुत इजी है ये, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। यहाँ पे आपको पता है कि F की डिपेंडेंसी R पे क्या है, इनवर्सली है, तो इनवर्सली है तो यहाँ पे R इंक्रीज हो रहा है ना, जो इनवर्सली जो डिपेंडेंसी है वो इंक्रीज हो रहा है, R से 2R हो रहा है, तो यहाँ पे F क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो R स्क्वायर था वो क्या हो जाएगा 2R, जब यहाँ पुट करेंगे तो 4R स्क्वायर हो जाएगा ये। तो डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस टर्म में जो फोर्स आ रहा था और जो इस टर्म में फोर्स आ रहा है वो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज फोर्स मिलेगा हमें एज कम्पेयर टू इस वाले कंडीशन के। नेक्स्ट है आपका इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल, अगर हम दोनों चार्ज जो हमारे पास Q1 Q2 थे इसके मैग्नीट्यूड को अगर हम डबल कर दें, ये 2Q1 कर दें, ये 2Q2 कर दें, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी हम डबल कर दें, तो पहले हमारे पास कंडीशन क्या है कि Q1 Q2 R स्क्वायर जो हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में, अब हमारे पास जो गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके बेसिस पे फोर्स कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2Q1, ये हो जाएगा 2Q2, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट हो गया, और उनके बीच का जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2R स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा K 2 2 जा 4 Q1 Q2 2 2 जा 4 R स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। पहले भी क्या था K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि फोर्स के बीच में कोई भी चेंज नहीं आया अगर हम इसको भी इंक्रीज करते हैं और इसको भी इंक्रीज करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि फोर्स जो है वो इनवर्सली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर। अब हम यही पढ़ेंगे कि चार्ज को अगर हमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करना है या किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। पहला प्रोसेस जो था हमारा वो था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वाला फ्रिक्शन। सेकेंड प्रोसेस जो है हमारे पास वो कौन सा प्रोसेस है, कंडक्शन वाला है। और थर्ड प्रोसेस जो है वो है इंडक्शन, इंडक्शन ऑफ चार्जेस। फ्रिक्शन में आपने क्या पढ़ा था कि अगर आप क्या करते हैं, एक वूल मतलब एक आप क्या करते हैं, सिल्क ले लीजिए, सिल्क का हमने क्या लिया एक मटेरियल और उसमें एक ग्लास रोड को क्या करते हैं, रब करते हैं। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, जब हम रब करने के बाद इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि एक तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा क्या है, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, इनके बीच में चार्ज का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों ही चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मैंने आपको कल प्रोसेस डिटेल में बताया था कि जब हम दोनों को रब करते हैं तो किस टाइप से इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है दूसरे में, जो गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और जो रिलीज कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन को वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, जब हम किसी चार्ज स्फेयर को किसी अनचार्ज के पास लेके आते हैं और उन दोनों को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कनेक्ट करने के बाद ये चार्ज जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, ये इंडक्शन। इंडक्शन में आप क्या देखेंगे कि हमने क्या ले रखा है, नीचे में एक एक करके सारे फिगर को मैं समझाऊंगी। ये हमारे पास एक मेटल स्फेयर है, इस मेटल स्फेयर के पास हम क्या करते हैं, अभी ये क्या है, अनचार्ज है, बिल्कुल अनचार्ज है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल हम किस केस में बोल सकते हैं, जब हमारे पास जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, तो हम बोलेंगे वो बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। सेकेंड में हम क्या करते हैं, इंडक्शन ही प्रोसेस में इसको डिफाइन करने के लिए इस मेटल स्फेयर के पास एक प्लास्टिक की रॉड लेके आते हैं जो नेगेटिवली चार्ज है,
इसको हम इसके नियर में लेके आएंगे, इसको रब नहीं करेंगे, बिल्कुल इसके पास लेके आएंगे इसको। तो देखेंगे हम यहाँ पे जितने नेगेटिव हैं यहाँ पे इसके दूसरे एंड पे उतने ही पॉजिटिव आ जाएंगे और उतने ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और उतना ही नेगेटिव चार्ज इधर आ गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस मेटल स्फीयर के दूसरे एंड को अर्थिंग कर देंगे। प्रोसेस ऑफ अर्थिंग क्या होता है कि जितना भी चार्ज है इसका वो किस में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अर्थ इज अ वेरी गुड कंडक्टर। तो यहाँ से क्या होगा, ये जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो सारे के सारे किधर चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस प्लास्टिक रॉड को यहाँ से रिमूव कर देंगे। जैसे हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो इसके पास, इस बॉडी के पास सिर्फ क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। पहले क्या थी, न्यूट्रल बॉडी थी, अनचार्ज थी। अब इसके पास क्या हो गया, जैसे ही हम इसके पास इसके नियर में लेके आए किसी प्लास्टिक रॉड को जो नेगेटिवली चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट चार्ज को ये क्या कर लेगा, इंड्यूस कर लेगा। तो इंडक्शन हमारे पास बेसिकली एक प्रोसेस है जहां पे हम किसी चार्ज बॉडी को अगर किसी अनचार्ज बॉडी के पास में लेके आते हैं, ब्रॉट नियर टू इट, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारे पास अनचार्ज बॉडी थी वो क्या हो जाएगी, वो अपोजिट चार्ज गेन कर लेगी। अगर हम इसको नेगेटिव वाले को लेके आए हैं तो ये यहाँ पे क्या गेन कर लेगी, पॉजिटिवली चार्ज गेन कर लेगी। तो हमारे पास 3 टाइप के प्रोसेस हैं, 3 बेसिकली प्रोसेस है, फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन। कंडक्शन बहुत नॉर्मल है कि जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब हम किसी चार्ज को किसी अनचार्ज के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट कर दें, डायरेक्ट कनेक्ट कर दें। इंडक्शन में हम यहाँ पे कनेक्शन नहीं देंगे, हम टच नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, बस उसके पास लेके आएंगे। और फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं, रब करते हैं। ये सारे प्रोसेस डिफाइन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्ब्स के जो भी है फोर्सेस को, उन सबको स्टडी करेंगे। सुपरपोजिशन को स्टडी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेंगे।